द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने डायमंड शेयर्स पे वीडियो बनाया था और डायमंड शेयर्स की वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है, काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक देखा है। जो एवरेज टाइम था वो ज़्यादा था इस वीडियो, और ज़रूरी भी था वो देखना। उसी के बाद समझ में आएगा कि क्या है। इसलिए तो ये बात तो ये रही। और अमेरिकन मार्केट फ्लैट थे। अमेरिका में इंडियन आईटी जो शेयर्स थे यूएस में, वो काफ़ी तेज़ थे और कोई गिरावट वाली बात नहीं थी वहाँ के इंडेक्स में भी। नैस्डैक कंपोजिट, नैस्डैक 100, डॉ जोन्स, ये सब बहुत अच्छी हालत में थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडियन मार्केट आज तीसरा दिन है जब एक बहुत अच्छी ग्रीनिश में चल रहे हैं। फ्लेयरिंग अप, मार्केट्स आर फ्लेयरिंग अप ड्यू टू कमिंग बैक ऑफ द गवर्नमेंट, कमिंग बैक ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कह सकते हैं इसको। उसके कारण खुशहाली है। राहुल गांधी कुछ भाषण देते हैं, दिवाते हैं, वो तो सब चलता रहेगा, राजनीति है। और कई चैनल्स जो हैं, ख़ास तौर से यूट्यूब पे कई चैनल्स थे, उन्होंने भी कई तरह की अफवाहें फैलाई कि वो पोर्टफोलियो मांग रहे हैं, वो पोर्टफोलियो है, उसको बीजेपी को चिंता में डाल दिया, मोदी जी हिल गए। ये सब बेकार की बातें हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो चुकी है और राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही है और सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपस में पूरा मैत्रेय बैठ चुका है और केसी त्यागी साहब जो जनता दल यूके महामंत्री हैं, उनका स्पष्ट भाषण आ चुका है, स्टेटमेंट आ चुका है कि भाई हमने कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है, हमने बिना शर्त समर्थन दिया। पब्लिकली उन्होंने एक्सप्रेस किया। इस तरह की बातें जो हैं वो ठीक नहीं है। जो मीडिया फैलाता है वो ठीक नहीं, उससे जनता भ्रमित होती है और अनावश्यक रूप से कई तरह की नुकसान उठाने पड़ते हैं लोगों को। तो ठीक है, जो भी। अब आज हम जो वीडियो बनाएंगे, हमारे वीडियो का आज जो मेन जो उसका डायलॉग है, वो डायलॉग ये होगा कि अपने पूंजी को सुरक्षित रखते हुए आप कैसे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में नहीं, आप एक पोर्टफोलियो बनाएं। और मेरे पास कई लोगों का आ भी चुका है कि साहब हमारे को पोर्टफोलियो किस तरह स्ट्रक्चर करना है, थोड़ा ही बताएं आप। तो अब कई 3-4 दिन तो चुनाव के उठापटक में लग गए, फिर और उससे पहले कई ज़रूरी बातें बतानी थी। मैं भी पहले कह चुका था कि मैं पोर्टफोलियो को किस तरह से एलिवेट किया जाए, किस तरह स्ट्रक्चर किया जाए, मैं बताऊँगा उसको। और आज भी जो बता रहा हूँ वो बड़े तरीके से बताऊँगा उसको, चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक वे में। और जो भी है ठीक है, देखते हैं, मतलब चलते हैं अपन। तो आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना है, मैं सेक्टर वाइज बता देता हूँ, परसेंटेज से बता देता हूँ। आपके पास मान लो 100 रुपये है, तो उसमें से बैंकिंग सेक्टर में 12 रुपये। बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप क्रीम जो है ना, उसमें रखना 4-5 जो फर्स्ट बैंक है, 4 बैंक, उनमें से रखना। और उसमें भी परफॉर्मेंस के हिसाब से रोटेट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पैसा उसी में रहे, लेकिन जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हो उसको रखिए। और रीजनेबल रेट पे खरीदिए, ये नहीं ऊंची रेट पे महंगा खरीदो तो आपको बेनिफिट सब मिल जाएगा। मतलब आईटी, मतलब 12% बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में 12% आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर की भी जो टॉप, चाहे कोई कुछ भी कहे साहब मिड कैप रखो, वो रखो, टॉप रखिए। और कोई छोटी मोटी मिड कैप भी रख लीजिए अगर कोई छोटा है। आईटी की मिड कैप की कंपनियां भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं, और उनमें से भी कोई रख लीजिए। जैसे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, एल&टी टेक्नो है, टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक्नो है, केपीआईटी है। इस तरह के शेयरों को भी थोड़ा बहुत रखा जा सकता है। डाइवर्सिफाइड, जो कंपनियां डाइवर्सिफाइड थी, डाइवर्सिफाइड का मतलब जो कई तरह का बिजनेस करती हैं, प्रोडक्ट निकालती हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, ग्रेसिम है, एल&टी है, इस तरह की जो कंपनियां हैं उनको डाइवर्सिफाइड कहा जा सकता है। ये भी 12% रखी जा सकती है। तीन कंपनियां, 4 कंपनियां, जो भी टॉप रैंकिंग आप रख ली। एफएमसीजी नहीं, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 5 कंपनी रखी। उसमें 1-2 कंपनी तो ऑटो एंसिलरी की जो शानदार काम कर रही है, और 1 या 2 कंपनियां ओरिजिनल इक्विपमेंट OEM की कंपनियां जो कंप्लीट प्रोडक्ट को बढ़ाती हैं, मतलब जैसे टाटा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति है, फिर हीरो होंडा है, बजाज ऑटो है, इस तरह की कंपनी 2 रख लीजिए। एक 2 व्हीलर की रख लीजिए, एक 4 व्हीलर की रख लीजिए, 1-2 आप ऑटो एंसिलरी रख लीजिए। अब एफएमसीजी में भी 5% पैसा डाल दीजिए। टोटल जो आपके 100 रुपये उसमें से 5 रुपये डाल दीजिए। और एफएमसीजी में आप ये देखिए कि हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, ये कंपनियों को तो थोड़ा सा कम प्रेफर कीजिए। मेरी जो टॉप रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, वो ब्रिटानिया ने कभी मुड़ के नहीं देखा है। ब्रिटानिया इज ए कंटिन्यूसली रिटर्न डिलीवरिंग कंपनी, इसलिए देख लिया समय के हिसाब से। कोई वर्किंग में अगर डिफेक्ट आता है तो दूसरी ले लीजिए, मतलब जो या आपका मन करे जो ले लीजिए। 5% इसमें एफएमसीजी में डाल दीजिए। फार्मा 4% डाल दीजिए। फार्मा के अंदर सिर्फ टॉप कंपनी में डालिए, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का झगड़ा सबसे बड़ा है। कौन सी कंपनी R&D पे कितना ज़्यादा खर्च करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी कंपनियां R&D पे बहुत बड़ा खर्चा नहीं कर पाती हैं, और उनका जो मार्केटिंग पर भी जो खर्चा करना पड़ता है शुरू में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे, इन पे वो भी छोटी कंपनियां नहीं कर पाती है, बड़ी कंपनियां कर रही। तो ये 5-7 जो कंपनियां हैं बड़ी, उसमें एक मल्टीबैगर के रूप में मैंने अरविंदो को बताया था, और मेरे बताने के बाद में करीब 200 रुपये वो बढ़ भी गया। कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 10-15 दिन पुरानी बात है, वो करीब 200 रुपये की बढ़त है। अभी और भी संभावना है, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के अपने कुछ मेरिट्स हैं। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा कैपेक्स किया है अभी और करने जा रहे हैं, मतलब वो, और PLI स्कीम में लगाया है एक प्रोजेक्ट, तो इसलिए वो ठीक है। हेल्थ केयर मीन्स जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो है, फोर्टिस है, नारायणा है, रेनबो है, इस तरह के बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, 2-3 उनमें से जो आपको पसंद हो या जो लोग कहे, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट कहे, उस हिसाब से डाल दीजिए। हेल्थ केयर की बात हो गई। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक डालिए, उसमें सिर्फ एक कंपनी डालिए, जो भी बढ़िया, जिसमें हाईएस्ट ग्रोथ हो, आप चेक कर लीजिए, और जो बढ़िया मैनेजमेंट हो, मतलब वेल नॉन, ऐसा साउंड मैनेजमेंट हो, उससे रिच एकदम, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसका। डिफेंस में 5% रखिए। गवर्नमेंट का सबसे टॉप प्रायोरिटी सेक्टर है आज की तारीख। मोदी गवर्नमेंट वापस आ रही है, इसलिए आप इसमें 5% फंड डिप्लॉय कीजिए। इसमें क्या है कि जैसे मैं तो रिकमेंडेशन तो मैं नहीं दूंगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है जैसे, फिर मझगांव डोक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। कल मैंने वीडियो भी इसी बनाए थे, इन 3 शेयरों पे बनाया था। रिकमेंडेशन नहीं थी, खाली स्टडी दी थी मैंने उसको, है ना। उस तरह से कुछ छांट लीजिए, मतलब आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके और कर लीजिए। अल्टरनेट एनर्जी में अकेला कंपनियां तो बहुत है, जैसे रिलायंस भी बनाएगा अल्टरनेट एनर्जी में, और टाटा पावर भी बना रहा है। लेकिन अभी तक ये जो अल्टरनेट एनर्जी जनरेट कर रही हैं वो कंपनियां वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि उनको बहुत बड़ी कैपेक्स करना पड़ता, बहुत बड़ा कैपेक्स करना पड़ता है।
मेंटेनेंस की भी लायबिलिटी है, पेमेंट वगैरह भी देर वेर से आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जो अल्टरनेट एनर्जी के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, लाइक सोलर पैनल, विंड पावर जनरेटर्स, जो टावर होती हैं, वो इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं, एक आध शेयर को ले सकते हैं। कैपिटल गुड्स, ये इस वक्त कैपिटल गुड्स की डिमांड ज़बरदस्त है। कारण क्या कि PLI स्कीम में भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं, वैसे भी कई कैपेक्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़रूरत है, बिल्डिंग्स में भी ज़रूरत है, प्लांट एंड मशीनरी है, एक्सपांशन हो रहे हैं, मतलब लग रहे हैं, और पावर जनरेशन बढ़ रहा है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उसमें भी कैपिटल गुड्स की आवश्यकता पड़ेगी। और आने वाले टाइम में भी ये ग्रीन हाइड्रो के प्लांट लगेंगे, बहुत बड़े प्लांट होंगे वो, मतलब 40-40, 50-50 हज़ार करोड़ का एक प्लांट होगा, 30-40 हज़ार ऐसा। तो ऐसी सूरत में उनको आप 1-2 शेयर, अभी तो शायद कोई शेयर नहीं है इसका, लेकिन थोड़ा पेंडिंग रख लीजिए या देख लेना इसका, मैं भी बता दूंगा कोई ढूंढ करके। कैपिटल गुड्स, हाँ कैपिटल गुड्स में तो हैं शेयर, कई कंपनियां हैं, मतलब जैसे ABB है, सीमेंस है, KSB पंप है, कम्यून्स है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, महंगी भी हैं ये बहुत ज़्यादा, और अभी कितना बढ़ेंगी ये तो आप देखिए कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन इनमें ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। पिछले 1.5 साल से करीब कैपेक्स जो है इनका जो ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू है, और ये शेयर 4-4, 5-5 गुना हो भी चुकी है। अब कितना बढ़ेंगी ये तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन सेफ है। फिर किर्लोस्कर का ऑयल इंजन है, जैसे इस तरह की कई कंपनियां हैं इस क्षेत्र में, उनमें से आप कोई भी चुन के एक कंपनी जो भी आपको पसंद हो रख लीजिए। स्पेशलाइज्ड IT सर्विसेज कंपनी, अब स्पेशलाइज्ड IT सर्विसेज कंपनी में आप किसको मानोगे? वो जैसे मानिए टाटा एलेक्सी है, KPIT है, टाटा टेक्नोलॉजी है, टाटा टेक्नो है, ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। तो इन कंपनियों में ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, और प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन रहते हैं, क्योंकि ये कंपनियां मोनोपोलिस्टिक कंपनी हैं, इनमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब। और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की आज बहुत ज़रूरत है, क्यों? जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल व्हीकल आ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रो व्हीकल्स आएंगे, एरोस्पेस का ज़माना चल रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, देश में भी हो रहे हैं, कुछ बाहर भी हो रहे हैं, रेलवे में आ रहा है, रेलवे में दुनिया भर की आवश्यकताएं, और ऐसी सूरत में स्पेशलाइज्ड IT सर्विसेज कंपनीज का सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। रिटेल चेन में मैं जो मानता हूँ, फूड जो ये रेस्टोरेंट हैं घर पे पहुँचाते हैं, जोमेटो वगैरह के ज़रिए, स्विगी के ज़रिए डिलीवरी करते हैं, इसमें रेस्टोरेंट शामिल हैं, और रिटेल चेन भी जैसे DMart वगैरह ऐसी कंपनियां भी कई शामिल है उसमें, रिलायंस भी शामिल है, रिलायंस रिटेल भी है उसमें। तो इस तरह की कंपनियों में भी अपनी पूंजी का टोटल 2-3% पैसा आप डाल सकते हैं। इस तरह से ये 80% पैसा का फ्रेमवर्क मैंने बताया है। ये रिमेनिंग 20% क्या है कि आप रिजर्व रखिए, इस पैसे को 20% तो आप काम में लीजिए, 20% काम में लीजिए, काय में आप जो एक तो जो IPOs आते हैं, उन IPOs में भी लगाते रहिए, बुराई क्या है, चलता रहता है, 2-3 रोज में पैसा आ जाता है, वापस आ जाता है। और दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि पैसा इसलिए रिजर्व रखना है कि कुछ ऐसी कंपनियां एकदम से उभर कर के आती हैं सामने कि जिनको खरीदना बड़ा लाभप्रद हो जाता है, और वो मल्टीबैगर साबित हो जाती है। जैसे किसी वक्त में ये केमिकल की कंपनी आई उभर करके, 5-7-10 कंपनियां जो भी हैं वो आई, फिर आज जैसे
रेलवे के शेयर आए। अर्ली स्टेज पे तो ठीक थे ही, मतलब जैसे एक समय था कि रेल विकास निगम 35, 40, 45 रुपये में मिल रहा था। IRF इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन 30, 32 रुपये में खूब पढ़ा रहा था। तो उस स्टेज पर जब ये सुनो कि बढ़ने लगो 40, 45 हो गया, 30 का शेयर, इसका मतलब कोई दम है, कोई खेल रहा है इसमें, थोड़ा बहुत ले लीजिए इस तरह के शेयरों। अब स्टेज पर ढंग के नहीं है शेयर। तो इस तरह के शेयरों के लिए, जैसे ये जो टीटागढ़ वैगन था, जैसे फिर आपके वो जो जुबिलेंट क्या नाम वैगन, एक वैगन कंपनी और है, वो थी आई एकदम से, मैंने भी खरीदे थे शेयर। इस तरह से, उस तरह से आपका पैसा बीच बीच में बनता रहेगा। और उनमें ये नहीं लेके बैठ जाए, अगर दुगना ढाई गुना तिगना हो गया बेच दीजिए, वो जल्दी हो जाते हैं। इस तरह के घोड़े जो है ब्लू हॉर्सेज आते हैं, फटाफट होते हैं, है ना। इरडा का शेयर था जैसे, एट दैट टाइम देवर गुड, अब भी गुड नहीं कहा जा सकता, महंगे हो चुके हैं, रिस्क फैक्टर इमर्ज हो गया। तो IPO के लिए रख लीजिए, इमर्जिंग जो मल्टी बैगर कह सकते हैं उनके लिए रख लीजिए। इस तरह से पैसा मैनेज कीजिए। जो आपके पास फंड अवेलेबल है, बल्क में जो भी मतलब कॉर्पस अवेलेबल है पैसे का, उसको इस तरह से मैनेज कर लीजिए। लेकिन अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो आपकी मंथली रेकरिंग सेविंग है, उस रेकरिंग सेविंग को आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP करवा दीजिए। आप खुद मत मैनेज कीजिए, आप डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। और शेयर की जो SIP करने के लिए ब्रोकर्स वगैरह कहते हैं, सब ब्रोकर्स कहते हैं कि साहब शेयर की SIP कर लो, वो भी गलत बात है। बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो उसमें जैसे वैल्यू फंड है या फ्लैक्सी फंड है, उसमें लगा दीजिए, क्योंकि आप उसमें मतलब कहाँ हिसाब रखोगे, क्या करोगे। जैसे आप ये देखिए कि एक तो लार्ज कैप में लगाओगे, एक मिड कैप में लगाओगे, एक स्मॉल कैप में लगाओगे, 3, 4, 5 फंड हो जाएंगे इस तरह से, तो वो पैसा बिखर जाता है। उसको या तो आधा वैल्यू फंड में लगा दीजिए, आधा फ्लैक्सी कैप में लगा दीजिए। दोनों में ही क्या है कि करीब करीब दोनों, तीनों, चारों तरह के सेक्टर्स की एंटिटीज़ का मिक्सचर है। लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। और फंड मैनेजर को कुछ डिस्क्रिप्शन पे भी छोड़ा हुआ है कि भाई आप जितना कुछ उचित समझो, कोई मान लो अचानक किसी भी लेवल का शेयर जो है महंगा होने लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात है। लेकिन उसका इंट्रोस्पेक्शन, एक तो आप अपना इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें। कोई भी निर्णय को फाइनल करने से पहले रात्रि को एकांत में बैठ करके 15 मिनट जैसे ध्यान लगाते हैं ना, उस तरह आप चिंतन जरूर करें जो भी आप निर्णय लेवें उससे पहले, कि सारी बिंदुओं पर शांति से एकांत में विचार करें कि भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। दोनों की मेरिट डिमेरिट को आप माइंड में रख लीजिए। आप सलाहकार भी सलाह देता है, उसके उपरांत भी आप मतलब कर लीजिए, ऐसा ही कीजिए। और जो मैंने 4-5 बेसिक फंडाज बता रखे हैं कि मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड ग्रोथ। ग्रोथ मस्ट है, मैनेजमेंट मस्ट है, वरना आपके पैसे को लेके भाग जाएगा कोई। किसी छोटे मोटे मत लगाइए, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनी में पैसा लगाइए। दिस इज द पोजीशन। इसलिए ये आप काम करें साहब, और बहुत जांच पड़ताल की आवश्यकता है। और मैं SIP करवाने की इसलिए कह रहा हूँ कि आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपया, 25,000, 50,000 रुपये, एक नॉर्मल आदमी इतना ही बचाता है महीने में। आप उसको किसी शेयर में डालोगे, जल्दीबाजी में कहीं इधर उधर डल जाएगा। SIP का भी एक हिसाब है कि आपने एक डेट फिक्स कर दी, कोई इस डेट को मेरे 20,000 रुपये के शेयर खरीदे, फला शेयर। अब आप देख लीजिए, मान लो वो आज 10 तारीख है, तो 9 तारीख तक तो वो शेयर 8 तारीख तक तो वो शेयर सस्ता रहा, और 10 तारीख को वैल्यू बढ़ गए, 10% बढ़ गए भाई उसमें, तो आप मारे गए ना, आपको नुकसान हो जाएगा। आप इसलिए SIP उसमें मत करवाइए। आप ये जो SIP का सिस्टम है, ये म्यूचुअल फंडों के लिए रखिए। इनके अंदर एक्सपर्टी है। कुछ हो सकता है कोई फंड कोई गड़बड़ करता हो, छोटी मोटी करता है, सब चले आटे में नमक करेगा वो, तो थोड़ा बहुत, चाहे कितनी ऑनेस्ट। ये सब छोटी मोटी बातें चलती हैं, इनके बहकावे में ना आए आप, क्योंकि म्यूचुअल फंडों में क्या होगा कि आपका पैसा इकट्ठा होता है और कुछ एक्सपर्ट हाथों में रहेगा।
आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डालेंगे तो आपको बैंक बहुत कम ब्याज मिलेगा, 5-6% ब्याज मिलेगा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उसको इकट्ठा होने दीजिए और आपको जब जरूरत पड़े आप निकाल लीजिए उस पैसे को, क्या दिक्कत। लेकिन डर के मत निकालिए, आवश्यकता हो तो निकालिए, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ बचता रहेगा, कुछ न कुछ तो बढ़ेगा, उसमें 15% 20% की बढ़त तो कम से कम आएगी ना साल में। और कोई मंदी का टाइम हो तो नहीं आएगी, वो उससे अगले साल आ जाएगी, 30% आ जाएगी, इकट्ठी आ जाएगी, आगे पीछे की सब कमी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये जो शेयर है इनमें भी आप सेक्टरल रोटेशन करते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने HDFC बैंक खरीदा, HDFC बैंक में स्लोडाउन आ गया, कोई मैनेजमेंट गड़बड़ है या कोई और कारण है, बैंक में तो इनकम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट के कारण डिप आती है, मतलब आप दूसरा ICICI बैंक में मान लो ग्रोथ अच्छी आ रही, बोल लीजिए, उसके लिए क्या दिक्कत। लेकिन उस सेक्टर की जगह और उस सेक्टर के टॉप शेयरों में रहिए आप। ऑटो इंश्योरेंस का लेना है, टॉप के 2, 3, 4, 5 जो शेयर है उनमें से एक ले लीजिए, आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि वो टॉप पर पहुंचा ही जब है वो कंपनी, जब उसके पास में कॉम्पिटेंस है, एक्सपर्टी है, एक पर्याप्त कैपिटल है, कॉन्टैक्ट है, एक अपने कंपनी को आगे बढ़ाने की मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है, इस कारण से है वो सब। तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि आप 100-150 जो अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए देश में, और उनकी जो सक्सेसफुल फर्स्ट क्लास कंपनी है उनमें एक लंबे टाइम के लिए पैसा डाल दीजिए, पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डायरेक्ट आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें एक बेनिफिट हो रहा है, म्यूचुअल फंड में तो आपको 1.5-2% के आसपास पैसा देना पड़ेगा, तो SIP में तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लमसम में ये है कि आपको डिविडेंड आएगा। मान लो आपका 1 करोड़ रुपये आपने लगा रखा है, तो उसमें करीब मद्दी के बाज़ारों में तो करीब 1.5% का एवरेज डिविडेंड यील्ड पड़ जाता है, और तेज़ी के बाज़ारों में चूँकि डिविडेंड तो कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है और भाव बढ़ जाते हैं कंपनी के, तो वो परसेंटेज से अगर कैलकुलेट करते हैं तो डिविडेंड यील्ड जो है थोड़ी घट जाती है, वो 1-1.25% आ जाती है कि नहीं। तो डिविडेंड आपको मिलेगा बजाय जाने के। हालांकि डिविडेंड जो म्यूचुअल फंडों में भी मिलता है वो जुड़ जाता है आपके NAV में, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो उनका जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हो, मैनेजमेंट चार्ज लेते हैं, वो आपको 1.5-2%, 2.5% तक देना। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में ये रहा है, और आप बड़ी सोच समझ के निर्णय लेवें। और ये जो राजनीतिक आपाधापी है ये आजकल सुबह शाम में 1-2 रोज में समाप्त हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगा राजनीतिक गतिविधियाँ, और देश के विकास की गति फिर चालू हो जाएगी। और रहा सवाल कि ये जो मीडिया YouTube वगैरह पे जो रूमर्स उड़ रही हैं और है, उनको ध्यान मत दीजिए। अभी तक की जो हालात है उस हिसाब से सब कुछ सेटल हो चुका है, कल कोई गड़बड़ हो जाए मैं कुछ नहीं कर सकता। I got a very large experience of the political as well as the financial activity and of the market activity, share market activity। उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं आपको सावधानी बरतने की और ये सब जो बातें बता रहा हूँ वो भी उसी आधार पर की। आज कोई भी म्यूचुअल फंड का बड़े से बड़ा फंड मैनेजर भी है, वो इसी तरह से अपना जो पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रक्चर करके रखता है। चेंजेस करते रहना पड़ेगा, चेंजेस तो स्लाइड थोड़े बहुत चेंजेस तो करने पड़ेंगे। और जैसे मैं आपको बताऊं, डिफेंस सेक्टर है और है, डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, इनमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बड़ी कंपनी ले लीजिए, एक छोटी कंपनी, मिड कैप, बहुत छोटी नहीं हो, मतलब मिड कैप, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप ये मानिए कि करीब पूरा हुआ, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप कृपया उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।